हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा चैप्टर है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखा कि वो कैसे जो है प्रोविंसेस, जो हमारी प्रोविंसेस थी उनके मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स को जो खुद ही जो है उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ होता है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन। कोई जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तो अब जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने जो है संविधान को किस तरीके से आगे बनाया, उसके बारे में हम बहुत सारी कमिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय द स्वराज पार्टी। ठीक है, 1934 में स्वराज पार्टी आई थी और पहला फॉर्मल डिमांड जो है वो जो है रखा गया था स्वराज पार्टी के द्वारा एट द कॉन्फ्रेंस इन रांची हेल्ड ऑन 3rd May 1934. ठीक है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय इन 1934। ठीक है, 1934 को एम.एन. रॉय ने अपना आइडिया जो है सामने रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है इनको बोलते हैं एम.एन. रॉय को। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1935। तो आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कब? 1935 में। 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ द आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस। 1938 में पिक्चर थोड़ी और क्लियर हुई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी बट इट शुड बी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द outsiders or outside authorities by the Constituent Assembly elected on the basis of the adult franchisee। ठीक है, adult franchisee की बात की गई थी। The demand was finally accepted in the principle in August of 1940। ठीक है, तो ये जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया 1940 में। ठीक है, किसमें? अगस्त ऑफर। अब याद रखिएगा, अगस्त ऑफर जो है से की डिमांड एक्सेप्ट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने जो है क्या किया, एक जो है एक स्कीम जो है लाया जिसकी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुए, उसी के स्कीम से जो है कैबिनेट मिशन प्लान से। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 100 लाख पीपल, 10 लाख पीपल। ठीक है, 100 नहीं है, एक लोग जो है 10 लाख पीपल के बीच में एक लोग रहेंगे, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों का होगा, ये चीज़ बात हुई। ठीक है, ऑफ दीज 296 वर टू बी एलोकेटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 93 टू द प्रिंसली स्टेट। 296 जो है ब्रिटिश इंडिया को एलोकेट किया गया सीट्स। ठीक है, 296 है ना, 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नरीज। तो 296 में से भी 292 11 गवर्नर प्रोविंसेस और जो है 4 बचता है जो चीफ कमिश्नरीज से जो है के मेंबर्स होने चाहिए थे। इस तरीके से उसको बाइफर्केट किया गया था। ठीक है, प्रोविंसेस बाइफर्केट क्या कहना, इस तरीके से डिजाइन किया गया था। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उनको कौन नॉमिनेट करेगा? प्रिंसली स्टेट के जो हेड होंगे प्रिंसली स्टेट के। ठीक है, वही नॉमिनेट कर देंगे। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली for 296 seats were to be held in July August 1946. The Indian National Congress won 208 seats। ठीक है, 296 सीट्स के लिए जो इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 में, और जो इंडियन कांग्रेस थी बहुत ज़्यादा जो है 208 सीट्स जो है उन कर लेती है। मुस्लिम लीग को 72 सीट्स मिलती हैं एंड ऑल द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट रिमेनिंग 15 सीट्स। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो पहली बात क्या, ये डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट था। दिस इलेक्शन वॉज बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइजी। कैसे, किस पे बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइजी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वोटिंग राइट्स वर लिमिटेड बेस्ड ऑन द टैक्स, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, द वाइसराय invited elected representative for the first meeting of Constituent Assembly 9 December 1946। जो वाइसराय थे वो जो है इनवाइट करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पहली जो बार मीटिंग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946।
207 मेंबर्स, अब इसमें से भी 207 लोग ही प्रेजेंट होते हैं, 207 मेंबर्स जो है members participated in the first meeting. The meeting was presided over by the Dr. Sachidanand Sinha as a temporary president. Later on, 11 December 1946, Rajendra Prasad was unanimously elected as the president of the Constituent Assembly. ठीक है. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the task of the constitution making. Total 11 session. कितने थे? Total 11 session थे. 165 days में were held on 26 November 1949. ठीक है, 26 November 1949. That is the last day of 11th session. The constitution was adopted. Except 11 sessions, the Constitution Assembly finally met on 24 जनवरी को भी मिली दोबारा. ठीक है, 24 जनवरी 1950 for the signature of the members of the Constitution. Next is Benegal Narsingh Rao, जिसको BN Rao कहते हैं, was appointed as the constitutional advisor to the Assembly. On 26 November 1949, people of India adopted, enacted and give it to themselves the Constitution of India. 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, इनेक्ट कर लिया गया और गिव इट टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 itself, but it is completely came into force on 26 January 1950. The number of the women in the Constituent Assembly was 15. They were, अब कौन कौन थे हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था, तो एक बार आप देख लीजिए. विजय लक्ष्मी पंडित थे, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला रॉय थी, दुर्गाबाई और हंसा मेहता. ठीक है, कमला चौधरी, रेणुका रॉय. ठीक है, मालती चौधरी और दक्षिणी वेलायुंगन. ये क्या ना, ये देख लीजिएगा एक बार इनका क्या है प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. बेगम अजीज रसूल और एनी मैस्केरेने जो भी है, और फिर है हमारा अमू स्वामीनाथन. तो ये लोग बहुत मतलब बहुत ही जो है ग्रेट लोग थे. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इन लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है ना, बहुत सहयोग किया है. जो अभी जो हमारा संविधान है और जो हम जो है ऑनरेबल जो है कोर्ट की बात करते हैं कि कोर्ट ऑनरेबल, तो ऑनरेबल जो कोर्ट चलती है ना, वो सिर्फ इसी संविधान की वजह से, संविधान के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं लोग. ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जो इतना सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जो डेवलपमेंट, अब साउथ एशिया की बात करें तो देखिए हमारा इंडिया है ना, श्रीलंका है, तो इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया. ठीक है ना, लेकिन बहुत सारी हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके. नेपाल को आप देख लीजिए. ठीक है ना, आप जो है अफगानिस्तान को देख लीजिए. ठीक है, भूटान है, तो ये पाकिस्तान को देख लीजिए आप. तो यहाँ पे जो है क्या कि डेमोक्रेसी की बात तो की गई, लोग डिमांड तो करते थे डेमोक्रेसी की, लेकिन उस तरीके से ना संविधान बन पाया और ना ही कभी डेमोक्रेटिक वे में कंट्री की फंक्शनिंग हो पाई. ठीक है, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक संविधान है, और कभी कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो लोग यही कहते हैं ना कि चलो कोर्ट में देख लेंगे. तो कोर्ट में देख लेना यही है कि जो है संविधान है. ठीक है ना, संविधान है और हम जो है उसको जो है फॉलो करके अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946. हाउएवर डिड नॉट इंक्लूड एनी मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम लीग. ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो बन गई थी कब? 2 सितंबर 1946 को. ठीक है, 1946 को 2 सितंबर को इंटरिम गवर्नमेंट तो बन गई थी. हाउएवर डिड नॉट इंक्लूड एनी मुस्लिम लीग. ठीक है, मेंबर अभी कोई मेंबर नहीं था. फाइनली 26 अक्टूबर 1946 को 26 अक्टूबर 1946 5 मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन जस्ट अ सेकेंड. हाँ, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है. और देखिए अब एंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन क्या था, उनका पोर्टफोलियो क्या था, उसको हम देख लें. जवाहरलाल नेहरू जो एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस. ठीक है, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें थी वो जो है जवाहरलाल नेहरू देखते, क्योंकि ये बहुत ही पॉनियर थे इसमें, आपके इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत स्टार्टिंग से ही, तो लोग बहुत भरोसा भी करते थे इस चीज़ का. तो नेहरू का जो है एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशंस था. सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. अब आप समझ लीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था. ही वॉज द पर्सन हु इंटीग्रेटेड होल इंडिया. ठीक है, इट केम इनटू बिकेम द यूनियन एक्चुअली. तो ये जो है सिर्फ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही जो है कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो होम याद रखिएगा, और इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था.
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर आपको इसलिए याद हो सकता है, इन्होंने कहा था कि कभी लोग प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो है एक दिन का अन्न जो है एक दिन का भोजन जो है ना करें ताकि जो गरीब हैं उनको खाना मिल सके। तो फूड एंड एग्रीकल्चर थे। डॉक्टर जॉन मथाई, ये इंडस्ट्रीज और सप्लाई है, आप जैसे जॉन मथाई हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज और सप्लाई है, ध्यान रखिएगा। जगजीवन राम है लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, बलदेव हैं तो डिफेंस, ठीक है। एस.सी. भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर्स, ठीक है, वर्क माइन एंड पावर, ठीक है। एस.सी. भाभा वर्क माइन एंड पावर। लियाकत अली खान फाइनेंस में थे। अब्दुल रब निस्तार ये पोस्ट और एयर थे, अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर। आसिफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, आसिफ अली क्या था, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजा गोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, सी राजा गोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट, ठीक है। चुंदीगढ़ ये कॉमर्स, ठीक है। चुंदीगढ़ गजनिफर अली खान ये जो है चुंदीगढ़ कॉमर्स और गजनिफर अली खान हेल्थ, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ। तो ये जो है हमारे जो लोग थे इंपॉर्टेंट, याद एक बार फिर से देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको याद ही होगा। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो लॉ, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ, और गजनफर अली खान हेल्थ, चुंडीगढ़ ये जो आपके कॉमर्स, राजा गोपालचारी आर्ट एंड एजुकेशन एंड आर्ट, आसिफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर, लियाकत अली खान जो आपके फाइनेंस के थे, एच.सी. भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर्स, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, जगजीवन राम लेबर, और डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशंस। अब देखिए आपने एक बार पहले अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल याद हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेंगे, आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नोट्स हम क्या देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, द डिटेल्स ऑफ द इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड देयर चेयरमैन एज फॉलोज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटीज और उनके चेयरमैन, ठीक है। तो देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद फिर जो है हमारा आता है कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप देखिए यूनियन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी फॉर द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें 2 सब कमेटीज थी, एक तो है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इट वॉज हेडेड बाय द जे.बी. कृपलानी, एंड माइनॉरिटी सब कमेटी यूनियन पावर्स, इट वॉज हेडेड बाय एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, सॉरी, माइनॉरिटी सब कमेटी बाय द एच.सी. मुखर्जी, एंड यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट कमेटीज, ठीक है, थ्रू विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज वर्किंग। तो अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वर्किंग, एक्चुअली ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कंप्राइज ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है, 7 मेंबर्स। अब 6 जो है अदर्स एक्सेप्ट भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अलादी कृष्णा सामा अय्यर, गोपाला स्वामी, ठीक है, एन गोपाला स्वामी, वही ऑप्शन में भी था उस बार, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदातुल्लाह, बी.एल. मित्तल एंड डी.पी. खेतान। तो देखिए आपको क्या करना है कि आपको 2-3 बार बस पढ़ लेना है, क्योंकि आपको टिक ही लगाना है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो यहाँ पर टिक ही लगाना है, तो आपको ये चीज़ आप एक बार ये हो जाएगी, ऑप्शंस आपको आप एलिमिनेट कर पाइए कौन से नहीं थे, ठीक है। अब ये देखिए बी.एल. मित्तल वाज रिप्लेस्ड बाय द एन माधव राव ने रिप्लेस कर दिया था बी.एल. मित्तल को, एंड टी.टी. कृष्णा रामाचारी वाज इंक्लूडेड इन द कमेटी ऑन द डिमाइस ऑफ द डी.पी. खेतान, ठीक है। टी.टी. कृष्णा रामाचारी वाज इंक्लूडेड इन द कमेटी, टी.टी. कृष्णा रामाचारी को कमेटी में इंक्लूड किया गया था, कैसे, ऑन द डिमाइस ऑफ द डी.पी. खेतान, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड द एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग ऑन 23 जून 1947। तो एक एडॉक कमेटी और बनी थी किसके लिए, नेशनल फ्लैग के लिए, ऑन द नेशनल फ्लैग 23 जून 1947। द मेंबर्स वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे नेशनल फ्लैग के, ठीक है, एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के, और ये 23 जून 1947 में जो है बनी थी। अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सॉरी अब ये जो है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजा गोपालचारी, के.एम. मुंशी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर से देख लीजिए, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, के.एम. मुंशी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, तो ये याद रख लीजिएगा। और
हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। 23 जून 1947 को ये बनी थी एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग एंड द मेंबर्स वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, एंड सरोजिनी नायडू, राजा गोपालचारी, के.एम. मुंशी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द डिफरेंट गवर्नमेंट और majorly it was from the Government of India Act 1935, blueprint of Indian Constitution. It is known also known as the blueprint of Indian Constitution. ठीक है, 1935 का जो एक्ट है इसको blueprint of Indian Constitution भी कहते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम। अब याद रखिएगा कौन कौन से 1935 से लिए गए थे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे। तो 1935 से क्या लिया गया था, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। देखिए एक तो है कि रूल ऑफ लॉ, एक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो अभी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं हम। देखिए रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल कैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रोरोगेटिव रिट्स आर द प्रोविजंस बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो फिर से क्या है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, बाई कैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रोरोगेटिव रिट्स। ये जो हमने लिया कहाँ से, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रियम्बल जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, प्रियम्बल जुडिशियल रिव्यू। अब हम देख रहे हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से किससे किसके कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो अभी मैंने जो चीज़ें बताई रूल ऑफ लॉ से लेके और आपका जो है ये जो प्रोरोगेटिव रिट्स है ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। अब हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए ये हम देखेंगे। देखिए प्रियम्बल जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स बहुत पहले ये जो मैग्ना कार्टा जो था ये आई थिंक ये 1300 में उस टाइम जो है ये मैग्ना कार्टा था। और बाद में जो है यूएस एक ऐसी कंट्री थी जिसने अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिया और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ही वाइडली लोग इसको बहुत प्रेज कर रहे थे कि ऐसी एक गवर्नमेंट है, ऐसा एक नेशन है जो अपने सिटीजन्स को इतना रिस्पेक्ट, इतना जो है सम्मान दे रही है, इतना उनके बारे में केयर कर रही है गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल राइट्स जो है तो ये कहाँ से फिर से देख लेते हैं। प्रियम्बल, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखिएगा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस प्रोविजंस वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है आयरलैंड से हमने क्या ले लिया। ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ, देखिए इम्पीचमेंट हमने यूएस से लिया था लेकिन मेथड जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट का ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। ठीक है, डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो चीज़, आर द प्रोविजन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, फ्री। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन, जो हमारा फेडरेशन है, ठीक है, वो हमने विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन होते हुए भी सेंटर को हमने स्ट्रॉन्ग रखा है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा से लिया है, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की वो एडवाइज कर सकती है। दूसरा हमारा है रेजिडुअरी पावर टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, जो पावर्स रेजिडुअरी होंगे वो जो है सेंटर के पास होंगे, सेंटर में वेस्टेड होंगे वो पावर, जो रेजिडुअरी पावर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो इट इज हाँ, तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेजिडुअरी पावर टू बी वेस्टेड इन द सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, ठीक है, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट जो सेंटर करती है, आर द प्रोविजंस बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो ये हमने लिया। अब देखिए अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, देखिए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट की कभी कभी दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया।
लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया. फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है. एंड आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो क्या क्या लिया? जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, एंड आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट. जो कंकरेंट लिस्ट था ये हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रोविजन से ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. अब देखिए जर्मनी से क्या लिया? प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है. तो जो प्रोविजन था इमरजेंसी का वो हमने जर्मनी से लिया, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के और जो हमारे पास इमरजेंसी पावर्स हैं, ठीक है. देखिए procedure established by law from the Japan and procedure of the constitutional amendment and the election of the members of Rajya Sabha was borrowed from the South Africa, ठीक है. अभी हमने नॉमिनेशन की बात की थी, तो नॉमिनेशन जो है राज्यसभा के मेंबर्स का, देखिए यहाँ पे था नॉमिनेशन, ठीक है. नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, ये हमने आयरलैंड से लिया था. लेकिन जब हम बात करेंगे कि जो हमारा हाँ साउथ अफ्रीका से बात करते हैं हम लोग, जर्मनी से हमने देखा था, हमने इमरजेंसी लिया था, फिर हमने जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लेते हैं. प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फ्रॉम जापान एंड द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम द अफ्रीका. तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया. फिर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेशन हमने आयरलैंड से लिया था, लेकिन इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द साउथ यूएसएसआर, ठीक है. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो हमारा है आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस वेदर इट बी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएसएसआर, ठीक है. Next is Republican system, principle of liberty, equality, fraternity in the preamble are borrowed from the Constitution of France. तो हमने फ्रांस से क्या क्या लिया? We have taken fundamental duties, ठीक है, idea of justice जैसे social, economic and political justice in the preamble are imported from the USSR. Republican system like principle of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the Constitution of France. तो देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें हमने बोरो की है. अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए आइडिया जो था ना वो हमने प्रियम्बल का वो हमने कहाँ से लिया? यूएस से लिया. लेकिन बात करें अगर लैंग्वेज तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है. आइडिया ऑफ द प्रियम्बल was borrowed from the Constitution of United States, whereas the language of the preamble was borrowed from the Constitution of Australia. Next question is the concept of Union of States in the Indian Constitution has been derived from. Union of States की बात करें तो देखिए ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया. लेकिन अगर बात होगी कि जो हमारा फेडरेशन कहाँ से लिया तो कनाडा से लिया, ठीक है. बट द यूनियन ऑफ स्टेट्स ये हमने ब्रिटिश जो है नॉर्थ अमेरिकन से लिया, ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया is the Bharat, that is the Bharat, India that is Bharat shall be a union of states. According to the Constituent Assembly debates, ये वॉल्यूम आपका 7th में डिबेट था. द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसीडर्ड दैट द फॉलोइंग द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867, ठीक है. तो ये कहाँ से था ये लैंग्वेज? द यूनियन ऑफ द स्टेट ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 से था. एंड इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब इंडिया अ यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मे बी फेडरल इन स्ट्रक्चर, ठीक है. नेक्स्ट इज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच इज द सुप्रीम. क्या सुप्रीम? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है. तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया and it lays down the framework of defining the fundamental political principle, ठीक है. framework defining the fundamental political principles, establishes the structure, procedure, power and duties of the government institutions and set out fundamental rights or directive principle and the duties of citizens. तो ये हमारा हो गया.
नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू का हमने कहाँ से लिया, तो हमने यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया था। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया has been adopted from the constitution of the United States. Judicial review is the power of the court to examine the actions of the legislative, executive and administrative arm of the government and to determine whether the actions are consistent with the constitution. According to the action, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो है कटा हुआ है, इनकंसिस्टेंट और डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नल एंड वॉइड। ठीक है, नल एंड वॉइड। अगर हमारे जैसे जो हमारा ये आपका था जुडिशियल रिव्यू का कि अगर रिव्यू करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करता उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंजॉयड बाय, तो कौन इंजॉय करता है, इट इज इंजॉयड बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाउस जो हाई कोर्ट। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हैज बीन originated and developed in USA. It was promulgated for the first time in the famous case of Marbury versus the Madison 1803 by the John Marshall, the Chief Justice of the American Supreme Court. The Constitution of India confers the power of the judicial review on the judiciary, both the Supreme Court as well as the High Court. The Supreme Court has declared the power of judicial review as the basic structure of the Constitution. Next is given below are the two statement. क्या था, scope of judicial review is limited in India and the Indian Constitution has some borrowed features या items. तो ये देखिए हमारा क्या है कि ये है बी, मतलब बी क्या है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इंडिया। बिल्कुल सही है कि ये जो है लिमिटेड स्कोप है एज डिसाइडेड इन द केस 1 एंड द भारती केस 1973। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन forms the basis of the power of the Indian judiciary to review and strike down the amendments of the Constitution of India. ठीक है, thus A is correct. On the other hand, Indian Constitution has borrowed some of its provisions from the Constitution of different countries. तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही मतलब ये दोनों जो हमारा इंडिविजुअली सही है, बट जो है आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। बी हमारा है वो सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है यहाँ पे लिमिटेड है, स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड एज डिस्क्राइब इन द केस 1 एंड भारती केस 1973। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन फॉर्म्स द बेसिक पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई जो है ऐसा जो है हमारा एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा जो है अमेंडमेंट कर रही है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, तो जो है स्ट्राइक डाउन कर देगी जुडिशरी उस चीज़ को। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से, जो फेडरल सिस्टम है हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। ठीक है, फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया, बट जो है हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। Indian Federation is based on the pattern of the which country? Indian Federation is based on the pattern of Canada. ठीक है, next is the Indian parliamentary system is different from the parliamentary system of in that India has. ठीक है, तो the system of judicial review फिर से देख लीजिए, Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system। तो कैसे डिफरेंट है, देखिए बोथ रियल एंड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव दोनों ही जगह है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, उनके यहाँ जो है वो जो किंग्स हैं, ठीक है, किंग एंड क्वीन। हमारे यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे हैव ऑल्सो द सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ है, बट दे डोंट हैव द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट एप्लीकेबल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम वाइल द रेस्ट ऑफ द options are applicable to the both the parliamentary systems. Next is the system of judicial review exist in, कहाँ पे exist करता है judicial review, तो it is in India and USA। ठीक है, in India USA and India has adopted this from the USA actually. The system of judicial review exists in both India and USA. Next is which of the following characteristics is common between the federal system of India and America? So single citizenship, no. India have single citizenship, but in USA they have dual citizenship. Three list of the constitution.
तो कॉन्करेंट लिस्ट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम समवेयर अदर, नॉट फ्रॉम यूएसए। डुअल जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी वहाँ भी है, यहाँ भी है। द फेडरल, अब देखिए ये डी हो जाएगा, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या पूछ रहे हैं, कॉमन बिटवीन, कॉमन क्या है, तो यही कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा फेडरल जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमन इन बोथ इंडिया एंड अमेरिकन फेडरल सिस्टम. While the United States, there is an judicial system at the union level and other on the state level, ठीक है. While in USA there is one judicial system at the union level and other at state level. बट हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे जो है अलग स्टेट का अलग, कोई तमिलनाडु का अलग जो है कोर्ट है, और फिर यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग, ऐसे तो नहीं होता ना, वो इंटीग्रेटेड होती है. देयर इज एब्सेंस ऑफ लिस्ट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप वेयर एज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच इज आर कॉमन टू द इंडिया एंड यूएसए. कौन सा कॉमन है, रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, ठीक है. जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो किस में है, वो सेंटर में वेस्ट है, ठीक है, सेंटर में है. रेजिड्यूरी पावर कहाँ पे है, सेंटर में है, सॉरी. ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विच आर कॉमन टू बोथ, देखिए. और दूसरा हमारा रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन स्टेट्स, ठीक है. थर्ड इज प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो. द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है. तो देखिए कौन सा हमारे यहाँ कॉमन है, थर्ड कॉमन है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पॉकेट वीटो, ठीक है. तो वहाँ पे भी पॉकेट वीटो है, इंडिया में भी, लेकिन हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका पॉकेट बड़ा है, यानी कि उनकी पावर्स पॉकेट वीटो की बड़ी है, ठीक है. बाकी जो है कोई कॉमन फीचर नहीं. रेजिड्यूरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, वहाँ पे ऐसा नहीं है. रेजिड्यूरी पावर इन स्टेट और अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये सब यहाँ पे नहीं है. देखते हैं इसको. देखिए पॉकेट वीटो इज एन इनडायरेक्ट वीटो ऑफ द लेजिस्लेटिव बिल बाय एन एग्जीक्यूटिव थ्रू रिटेंशन ऑफ द बिल unsigned until after the adjournment of the legislature. The President of India and the American President both possess the pocket veto. The American President is bound to return the bill within 10 days. ठीक है, American President is bound to return the bill within 10 days if he refuses his assent, whereas there is no such time limit in the Indian Constitution for the President of India. The residuary powers are vested in the center in India and the state in the USA. All the members are directly elected to the upper house of the USA, while the upper house of Indian Parliament 12 members are nominated by the President. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है हमारे लिए. द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. देखिए गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अमेरिका इज फेडरल. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल रिपब्लिक कंसिस्टिंग ऑफ 50 स्टेट्स. हाउएवर इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट. अभी देखिए 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 28 state and union territories. Article 1 of the Constitution declares it as a union of states. क्या declare करती है, union of state. A federal government is one in which there is division of powers between the national government and the state government by Constitution itself, and both operate in their respective jurisdiction independently. ठीक है, तो क्या होता है, फिर से देख लीजिए. फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन विच देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर. देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, यानी कि आप जो है किसी दूसरे के जुरिस्डिक्शन में स्टेट और सेंटर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनका अपना जो है सेपरेट जुरिस्डिक्शन होगा. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइडेड होता है फेडरल गवर्नमेंट में. सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग यूनिटरी फीचर्स बिकॉज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, बट इन रियलिटी इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ फेडरल नेचर हैविंग सेम यूनिटरी फीचर्स. ठीक है, having some unitary features. So next is concurrent list included in the Indian Constitution is given by. तो concurrent list हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. concurrent union और central list और concurrent list तीन होते हैं ना. The concurrent list is borrowed from the Constitution of Australia, and in this list those items are included in on which both the union and states have right to make laws. ठीक है, in its
सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेवेंथ शेड्यूल में है ये, विच ओरिजिनली इंक्लूडेड 47 आइटम्स, नाउ इंक्रीज टू 52 आइटम्स. द आइटम नंबर 11A, 17A, 17B, 20A, 33A were added through amendments. Next question is the idea of current list in Indian constitution has been borrowed from. So it has been borrowed from, current list has been borrowed from Australia. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the concept of the concurrent list described in 7th schedule from the constitution of it is from the constitution of Australia. ठीक है. The concept of the concurrent list in the constitution of India was borrowed from the constitution of, कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है. सेम हमने रिपीट किया. The concept of the directive principle of state policy in the Indian constitution has been adopted from the constitution of. तो directive principle of state policy हमने आयरलैंड से लिया है. ठीक है. The inclusion of the directive principle of state policy in Indian constitution is inspired by the directive principles given in the constitution of Ireland. These provisions are mentioned in part 4 आर्टिकल 36 to 51. ठीक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ पे है, पार्ट 4 में है. ये आर्टिकल 36 to 51 है. आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. बट द प्रिंसिपल लेड डाउन देयर इज अ कंसीडर्ड फंडामेंटल in the governance of the country, making in the duty of the state and to apply these principles in making laws to establish a just society in the country. Next is Indian constitution has taken a certain features of the constitution of other countries. Which country has contributed to the framing of the directive principle of state policy? It is Ireland again. ठीक है. Ireland ही है. In giving representation to talent, experience and the services in the composition of the Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of. तो किससे influence थे, तो आयरिश रिपब्लिक से. ठीक है. The concept of formation of Rajya Sabha by representation to talent, qualification, experience and service is influenced by the Irish constitution. ठीक है. क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed from कंट्री. ठीक है. borrowed from which country? फंडामेंटल राइट्स ये जो आपका है फंडामेंटल राइट्स, हाँ, तो हमारा यूएस है. ठीक है. और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, यूके. ठीक है. यूके हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके. ठीक है. इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी. ठीक है. जर्मनी है. ठीक है. उसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज आयरलैंड. ठीक है. आयरलैंड. तो देख लीजिए इसको. देखिए फंडामेंटल राइट्स यूएस, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, यूके, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमारा है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड. नेक्स्ट इज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. मैच कराना है. लिस्ट 1 में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सोर्सेज. क्या है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट गवर्नमेंट एंड यूनियन स्टेट रिलेशन. फंडामेंटल राइट आपको पता है कि हमने यूएस बिल ऑफ राइट्स से लिया था. डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. ठीक है. यूनियन और स्टेट रिलेशन हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. ठीक है. यानी कि सेंटर पावरफुल हो जाती है. कैबिनेट जो है हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ये है. तो देखिए फंडामेंटल राइट्स यूएस बिल ऑफ राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. कैबिनेट जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था. यूनियन स्टेट रिलेशन ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. फिर से हमें मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सोर्सेज. ठीक है. रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है. रिवर्सिंग ऑफ बिल बाय द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड देन द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. तो देखिए अब हमारा कॉन्करेंट लिस्ट पहले आप देख लीजिए. कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया. ठीक है. अब देखिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से ले लिया. ठीक है. रूल ऑफ लॉ हमने इंग्लैंड से ले लिया. और रिवर्सिंग द बिल फॉर द गवर्नर बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये हमने कनाडा से लिया. तो देख लीजिए इसको. देखिए रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान, रिजर्विंग बिल बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, इट वाज फ्रॉम द कनाडा एंड द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है. वी हैव टू मैच दिस. एंड लिस्ट 1 देख लेते हैं एक बार. लिस्ट 1 में क्या है,
देखिए लिस्ट 1 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स कंकरेंट लिस्ट फॉर द यूनियन एंड स्टेट रिलेशन इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच विद ग्रेटर पावर्स थ्रू द यूनियन। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया आयरलैंड से। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया, कंकरेंट लिस्ट हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड ग्रेटर पावर टू द यूनियन ये हमने कनाडा से लिया। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कंकरेंट लिस्ट ऑफ यूनियन ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। स्टेट रिलेशन, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट रिलेशन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने कनाडा से लिया, पावर टू द यूनियन कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हमने, यूएस बिल ऑफ राइट से लिया था, यूएस से लिया था, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। ठीक है, ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया था, तो हमारे जब कुछ राइट्स है तो कुछ जो है हमें जो हमारी ड्यूटीज भी होंगी, तो ड्यूटीज हमने लिया था रशियन फॉर्मर सोवियत यूनियन से। ठीक है, तो देखिए concept of the fundamental duties is inspired from the Russian constitution and was added in our constitution by the 42nd Amendment Act 1976. The recommendation of the fundamental duties was made by the Swarn Singh Committee. तो ये जो हमारा है ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 42nd अमेंडमेंट 1976, याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट 44th मत कर दीजिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लिया गया था, किसके रिकमेंडेशन से, बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकेम द लेंथीएस्ट वन। ठीक है, द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सही है, हमारा दोनों ही सही है, ये जो हमारा है दोनों ही सही है, बट जो है ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कोई दोनों का मतलब नहीं एक दूसरे के साथ में। देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इन इट हैज़ 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो द चैप्टर ऑफ द आर्टिकल्स की बात करें, द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीजनेबल फॉर द लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रीज़न है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारा जो कंट्री है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा है और डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट क्रीड्स हैं। ठीक है ना, तो उनके अकॉर्डिंग हमें जो है सबको अकॉर्डिंग हमें अपने जो हमारे पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग बनाना होता है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज incorporated in Indian Constitution has been adopted from, तो फंडामेंटल राइट यूएसए से। ठीक है, यूएसए से, United States of America. Fundamental right has been incorporated in the Part 3, Article 12 to 35, the Indian Constitution. This provision has been borrowed from the Constitution of the United States of America. It includes right to equality, 14 to 18, rights to freedom. ठीक है, right to equality 14 to 18, 14, 15, 16, 17, 18, right to freedom 19, 20, 21, 22, 9 to 22, right against the exploitation 23 and 24, exploitation 23 and 24, right to freedom of religion 25, 26, 27, 28, right to freedom of religion 25 to 28, culture and educational right 29 to 30, ठीक है, right to constitutional remedies 32, the post of vice president and the independence of judiciary has been taken from the Constitution of United States of America. ठीक है, post of vice president and the independence of judiciary, वाइस प्रेसिडेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने अमेरिका से लिया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। तो ये है। अब नेक्स्ट हमारा आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, द ट्रेडिशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये अमेरिका का, क्योंकि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।